Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing great. Today I'm going to deliver a lecture on pre-partition history of Pakistan starting from 1990 to 1947. I've already uploaded its part 1 जो 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस से स्टार्ट हुआ था 1990 तक, जिसमें हमने मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पढ़ाए थे। तो अगर जो भी पाकिस्तान स्टडीज़ कंप्लीट पढ़ना चाहता है तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा पार्ट 1 की। तो आज मैं 1919 से स्टार्ट कर रही हूँ। सो द वेरी फर्स्ट लेक्चर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट, जो स्टार्ट हुई थी 1919 से और ख़त्म हुई थी 1924 में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं कि क्यों हुई थी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द वर्ल्ड वार वन, कि वर्ल्ड वार वन हुई थी अलाइड पावर्स के दरमियान, ठीक है, और सेंट्रल पावर के दरमियान। तो उनमें से जीती थी अलाइड पावर्स। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी और ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, सपोर्ट चाहिए थी हिंदूज़ और मुस्लिम से। तो उन्होंने सपोर्ट मांगी। तो हिंदूज़ वगैरह ने, ऑब्वियसली मुस्लिम्स ने कहा था कि भाई ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने हमारा जो कैलिफेट है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि कि मुस्लिम्स है तो एक रिलीजियस एक सेंटिमेंट्स होती हैं, एक अटैचमेंट होती है कि भाई हमारा ऑटोमन कैलिफेट को कुछ ना हो। तो उन्होंने प्रॉमिस लिया था, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस को ब्रोक कर दिया था, ठीक है। जब वार हुई और टर्की और जर्मनी ने उस वार को जो है लूज़ किया, तो उसके बाद उन्होंने अपना प्रॉमिस को ब्रोक कर दिया था और अटैक किया था टर्की पे, ठीक है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे और उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी कि भाई जो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सके वो आगे किस तरह से निभाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने इसके ख़िलाफ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी। और इसका एक और रीज़न भी था, रॉलेक एक्ट जो 1919 में आया था। रॉलेक एक्ट काफ़ी ऐसा एक्ट था जिसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि भाई कोई भी बंदा अगर हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी और मामलों के अगेंस्ट कोई खड़ा होता है तो भाई हमारे राइट है कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें, ठीक है। रॉलेक एक्ट काफ़ी हार्ड था, जिसकी वजह से रेस्पॉन्स में भी मुस्लिम्स ने और ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन शो किया था। तो इसमें अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट के, तो वो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, जो दो ब्रदर्स थे, वो थे। इनका बेसिकली मकसद था टू प्रोटेक्ट और टू रीस्टोर द कैलिफेट ऑफ ऑटोमन, ठीक है, एंड टू प्रोमोट द मुस्लिम इंटरेस्ट। जाहिर बात है मुस्लिम यूनिटी उनको शो करनी थी, तो इसलिए स्टार्ट की थी। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स आते हैं। इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट, इसमें काफ़ी सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं जो बीच में हुई थी। पहली तो एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी 1920 में, ठीक है। नॉन कॉपरेशन का मकसद था कि भाई ब्रिटिशर्स की किसी भी चीज़ से कॉपरेट नहीं करना है, ठीक है, उनके गुड्स वगैरह को नहीं लेना है, भाई टैक्सेस वगैरह टाइम पे नहीं करे, इस तरह से मतलब उन्होंने कॉपरेट करना बंद कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा एक माइग्रेशन मूवमेंट भी हुई थी मुस्लिम्स की 1920 में। अब 1920 में क्या हुआ था कि सम रिलीजियस लीडर्स एंड द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट डिक्लेयर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट अ दारुल हर्ब। इट मीन्स अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स कैन नॉट लिव देयर लाइफ्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम। तो कुछ लीडर्स थे जिन्होंने ये भाई बोल दिया था, फतवा एक किस्म का, कि भाई हमारे जो अगर इस्लामिक टीचिंग्स हमें प्रमोट करनी है तो मुस्लिम्स इस जगह पे नहीं रह सकते, इंडिया ऐसा प्लेस नहीं है। तो इस वजह से एक हिजरत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसमें काफ़ी सारे 1800 तकरीबन मुसलमान अफ़गानिस्तान में हिजरत करके गए थे। पहले अफ़गानिस्तान ने उस चीज़ को प्रमोट किया, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया था कि भाई और कोई अब नहीं आएगा ना। तो उसमें भी काफ़ी सारे जानों के लॉस हुए थे और बहुत सारे मसले हुए थे। इस तरह से एक और चोरा चोरी इवेंट हुआ था 5 फ़रवरी 1922 में, जिसमें ना पुलिस ने काफ़ी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मेंबर्स थे उनको मार दिया था। अब ये खिलाफत मूवमेंट में देखिए एक चीज़ नहीं है, द लॉट ऑफ मूवमेंट डिफरेंट हुई कि भाई ब्रिटिशर्स और हिंदूज़ मुस्लिम्स इन सब के दरमियान काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हुए थे, ठीक है। और इसी के दौरान एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1922 में मोहनजोदाड़ो भी डिस्कवर हुआ था बाय आर डी बैनर्जी। क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आता है इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है कि मोहनजोदाड़ो कब एक्चुअली डिस्कवर हुआ था। तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922, जिसमें हमारी एक डांसिंग गर्ल को जो है सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया गया था, डिस्कवर किया गया था। और फाइनली उसके बारे में फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई थी। और ये आप जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, 28 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर है लारकाना से। तो ये सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ था कि ठीक है ये खिलाफत मूवमेंट चलती रही 1919 से 1924 तक चलती रही। फाइनली क्या हुआ, कमाल अतातुर्क आए थे जो टर्की में, उन्होंने क्या किया, कैलिफेट को
अबॉलिश कर दिया और एक रिपब्लिक कर दिया टर्की को। अब ज़ाहिर बात है जब उन्होंने वहीं पे उन्होंने खिलाफत जो हमारी थी खिलाफत उस्मानिया उसको ही ख़त्म कर दिया, तो अब मुस्लिम्स किस बात के लिए लड़ेंगे जब खुद ही वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो इस तरह 1924 में ये मूवमेंट एंड हो गई क्योंकि इसका कोई आउटकम नहीं निकला। अब आते हैं हम साइमन कमीशन 1927। मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि 1990 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे जिन्हें हम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं, याद है? उसमें मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट दिया गया था कि भाई 10 सालों बाद एक कमीशन आएगी जो हमने इंडियन एक्ट में गवर्नमेंट एक्ट में जो रिफॉर्म्स जो पॉइंट्स ऐड किए गए उनको गौर से देखेगी और एनालाइज करेगी और फिर बताएगी कि भाई ये सही है या नहीं, या इसमें फ़र्दर और कौन सी रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो भाई यही हुआ, जैसे 10 साल गुजरने लगे तो अब साइमन कमीशन आई। ये 1927 में आई थी। अब इसमें 7 गोरे लोग थे ना, हम इसको गौरा कमीशन भी बोलते हैं बिकॉज़ इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, हिंदूज़ और मुस्लिम्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ था कि ये सारी कमीशन इंडिया में आई थी। ठीक है, उन्होंने डीपली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को पढ़ा और डिफरेंट रिकमेंडेशंस की। अब बात आती है कि मुस्लिम लीग में एक सर शाफ़ी थे। ठीक है, उन्होंने अपोज़ किया जिन्ना के डिसीजन को। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, साइमन कमीशन को बाइकआउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा भाई इसमें तो सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिकमेंडेशंस लेनी ही है तो उसमें एटलीस्ट जिनके लिए ये सारे रिफॉर्म्स बने हैं हिंदूज़ और मुस्लिम्स, भाई वो भी तो पार्टिसिपेट करें। कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हमारे लिए डिसीजन लेने वाले, हैं ना? तो काफ़ी इशू क्रिएट किया गया था। ऑन द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, मुस्लिम लीग वॉज स्प्लिट इंटू 2 ग्रुप्स। वन वॉज लेड बाय मोहम्मद शाफ़ी एंड अदर बाय कायद आज़म। इस टाइम पे मोहम्मद शाफ़ी ने काफ़ी इनके अगेंस्ट बाइकआउट किया था साइमन कमीशन के, तो इस तरह से मुस्लिम लीग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। अगर हम हिंदूज़ को देखते तो हिंदूज़ ने भी इसको वेलकम नहीं किया। उन्होंने कहा गो साइमन गो, उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए इसकी रिकमेंडेशंस, तो ये एक फेलियर ही कहलाता है। ठीक है, अब ये सारे जो मैं आपको बताऊंगी, एक तो साइमन कमीशन पे, नेहरू रिपोर्ट पे 14 पॉइंट्स, ये सारा स्ट्रगल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्योंकि हमारी वर्ल्ड वार रिसेंटली ख़त्म हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हमें क्या करना था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काम करना था उसके पे। तो ये सारे उन्हीं के इवेंट्स हैं। अब नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सजेस्ट किए हुए पॉइंट्स थे। ठीक है, और ये नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी? हिंदूज़ की तरफ से थी। इसमें मुस्लिम्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ठीक है, ये दी थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी गई थी एज़ यूजुअल, ताकि इंडिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। अब इसके पॉइंट्स में मेजर जो पॉइंट्स थे, एक था जॉइंट इलेक्टोरेट। याद हो कि मुस्लिम्स ने कंटिन्यूसली फोकस किया था कि सेपरेट इलेक्शंस होने चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि भाई कोई सेपरेट इलेक्शंस नहीं होंगे, सारा के सारे जॉइंट इलेक्शंस होंगे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि कोई प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी नेहरू रिपोर्ट में, क्योंकि भाई उनको हमेशा खदशा होता था कि जहाँ प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिलेगी कहीं ना कहीं मुस्लिम्स भाई जो है उस ऑटोनॉमी का फ़ायदा उठाएंगे और इन फ्यूचर वो एक अब सेपरेट हो सकते हैं एक स्टेट। तो इस खतरे की वजह से वो हमेशा इस चीज़ को डिसएग्री करते थे। तो इसका रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली एग्रेसिव रिएक्शन था मुस्लिम्स का। कायदे आज़म ने इस रिपोर्ट को नहीं माना एंड इवन जो साइमन कमीशन थी उन्होंने भी इस रिपोर्ट को नहीं माना। तो नेहरू रिपोर्ट वॉज अ बिग फेलियर। ओके, अब ये 1928 में भी कॉन्स्टिट्यूशन के एफर्ट्स लगाए गए, साइमन कमीशन ने भी एफर्ट्स लगाए, दोनों फेल गए। नाउ 14 पॉइंट्स आए थे इन रेस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। ऑब्वियसली एक एग्रेसिव रिएक्शन दिया तो उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए 1929 में। नाउ दीज आर द वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट्स यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर इंटरव्यू टेस्ट की बात करते हैं तो दीज 14 पॉइंट्स आर मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स दैट व्हाट आर द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर 5 to 6 पॉइंट्स, क्योंकि ये हमारा एक मेजर फाउंडेशन कहलाती है। अगर हमारे डिफरेंट टॉपिक्स की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ऑब्वियसली नेहरू रिपोर्ट जब एक्सेप्ट नहीं की मुस्लिम्स ने, तो भाई कायदे आज़म ने सोच समझ के एक साल लगाते हुए 14 पॉइंट्स दिए अपने के, भाई हम भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एफर्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। तो भाई अब मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा बहुत बताती हूँ। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट था कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक है, और यानी एक कम्प्लीटली फेडरल सिस्टम हो, बाकी जो रिमेनिंग पावर्स वगैरह हैं वो प्रोविंसेस को दी जाए। सेकेंड पॉइंट था इक्वल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सिस्टम, यानी प्रोविंसेस सबको इक्वल जो है ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हिंदूज़ की मेजॉरिटी प्रोविंसेस है उनमें ज़्यादा उनको पावर मिल रही है और जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है उनको भाई डिग्रेड किया जा रहा है। नॉट एट ऑल, इक्वल ऑटोनॉमी देनी है, उनको इक्वल पावर देनी है कि वो अपने लिए डिसीजंस ले सकें। नाउ the third one is effective and adequate representation to the minorities in all the provincial legislative assembly without reducing any majority to any equality or a minority। अब यहाँ पे सिंपल बात की गई है कि कुछ minorities जो हैं, ठीक है, उनको भी रिप्रेजेंट किया जाए लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी के जो प्रोविंसेस है भाई उनके राइट्स आप उनकी रिप्रेजेंटेशन को काट के मिनॉरिटीज़ को दो, बट एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ मिनॉरिटीज़ के लिए भी रिप्रेजेंटेशन रखें, ठीक है। उसके बाद 1/3 सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटर, यानी जो एक सेंट्रल हमारी जो लेजिस्लेशन है उसमें 1/3 मुस्लिम्स की सीट होनी चाहिए एटलीस्ट। 3 सीट्स हैं अगर हिंदू की तो एक तो भाई मुस्लिम की होनी चाहिए। उसके बाद सेपरेट इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद पॉइंट है नो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट इन पंजाब, बंगाल NWFP टू इफेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। कोई भी बात में आप कोई एडजस्टमेंट करो तो ऐसा नहीं है कि आप पंजाब, बंगाल, NWFP को इफ़ेक्ट करोगे, उसकी मेजॉरिटी को ख़त्म करोगे, ठीक है। उसके बाद है ऑल द रिलीजियस ग्रुप टू इन्जॉय फुल फ्रीडम, भाई जो भी रिलीजियस ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, उन सबको एक ही सबका फ्रीडम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को तो फ्रीडम मिल रहा है, दूसरों को फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, तो फ्रीडम सबका राइट है। नो लेजिस्लेचर टू पास अ बिल विदाउट अप्रूवल टू द मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी बीइंग अफेक्टेड बाय द बिल, ठीक है। कोई भी बिल जो हमारी लेजिस्लेचर है उसमें पास नहीं हो सकता अनटिल जो उसकी मेजॉरिटी मेंबर्स उसको एक्सेप्ट ना करें। ऐसा नहीं कि कुछ मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर दिया तो भैया आपने बिल पास कर दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सिंध को सेपरेट होना चाहिए बॉम्बे से, पहले वो बॉम्बे का पार्ट था तो उसको सेपरेट होना चाहिए, ये बात की गई। एप्लीकेशन ऑफ रिफॉर्म्स टू NWFP एंड बलोचिस्तान में जो है स्कैरसिटी थी, प्रॉपर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं थे, तो उन्होंने ये पॉइंट ऐड किया कि रिफॉर्म्स भी होने चाहिए NWFP एंड बलोचिस्तान। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देनी चाहिए सारे मुस्लिम्स के कल्चर को, उनके रिलीजन को, ठीक है, बेनेवलेंट इंस्टीट्यूशंस को। उसके बाद कोटा फॉर मुस्लिम इन एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली मिलनी चाहिए मुस्लिम्स को। एवरी प्रोविजनल एंड सेंट्रल कैबिनेट टू इंक्लूड एट लीस्ट 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर्स, यानी अगर सेंट्रल कैबिनेट देखें या फिर प्रोविंसेस की जो कैबिनेट होती है उस सब में 1/3 एटलीस्ट मुस्लिम मिनिस्ट्रीज़ होनी चाहिए, बिकॉज एक मुस्लिम्स की एक सेपरेट एक एग्जिस्टेंस है, उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। देन नो अमेंडमेंट शुड बी डन टू द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग प्रोविंसेस, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक उनके प्रोविंसेस की भी जो है पैरल और इम्पोर्टेंस नहीं जान लेते। उसके बाद आता है इलाहाबाद एड्रेस 1930। अब ये दिया था अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल हमारा फेमस पोइट भी है, उन्होंने हमारे पॉलिटिकल हिसाब से या रिलीजियस हिसाब से भी काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए थे। तो इन्होंने एक सेशन जब मुस्लिम लीग का हुआ था इलाहाबाद में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट स्टेट बनानी चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान, यानी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्टेट, कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की बात की थी। इससे पहले तो भाई सेपरेट इलेक्शंस की बात होती थी, ठीक है, लेकिन सेपरेट स्टेट की बात इन्होंने की थी, इसलिए हम इसे अल्लामा इकबाल को कहते हैं कि भाई उन्होंने एक्चुअल में सही किस्म की एक 2 नेशन थ्योरी दी है, और इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स बताए थे और उन्होंने जो स्टेट्स हमारे जो बताई थी डिफरेंट प्रोविंसेस, आज देखते हैं पाकिस्तान में वही प्रोविंसेस हमारे आते हैं जो इन्होंने पहले बताए थे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा होने चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट स्टेट, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, द नॉर्थ, NWFP, सिंध एंड बलोचिस्तान अमलगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट, एक सिंगल स्टेट में ये चारों जो है होने चाहिए, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, एक सेल्फ गवर्नमेंट अपनी होनी चाहिए ब्रिटिश एम्पायर में, और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट अपीयर्स टू मी टू बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम्स एटलीस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इन्होंने कहा था कि भाई सिंगल स्टेट होनी चाहिए। अब
या तो सेल्फ गवर्नमेंट हो ब्रिटिश के अंडर ही या फिर ब्रिटिश एम्पायर के बगैर, ठीक है, एक सेपरेट कम्प्लीटली हमारी स्टेट होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुस्लिम्स का यही फाइनल डेस्टिनेशन है। अभी तो हम कुछ भी कहें लेकिन एट द एंड, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे एक अपना एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, फाइनली जो हमारा लास्ट ड्रीम होगा, फाइनल डेस्टिनेशन यही होगी कि हमारी एक सेपरेट स्टेट हो, ठीक है, सेपरेट रिकॉग्निशन ऑफ मुस्लिम्स। उन्होंने ये क्लियर किया कि इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स belonging to different languages and practices different religions. Muslim nation has its own religious and cultural identity. इन्होंने कहा कि भाई इंडिया एक कंट्री नहीं, एक सब कॉन्टिनेंट जिसमें डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है स्पीक करते हैं। जैसे कोई बंगाली कर रहा है, कोई हिंदू उर्दू करता है, कोई हिंदी कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इन सब की, उनमें से जो मुस्लिम्स हैं उनकी अपना एक रिलीजन है, एक अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। इन्होंने ये फर्स्ट टाइम एक इम्पोर्टेंस दी थी और कम्प्लीटली एक सेपरेट नज़र से देखा था मुसलमानों को। अब इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। अब ये भी कंटिन्यूसली आप नोट कीजिए कि फ्रॉम 1927 से साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट आई, देन 14 पॉइंट्स आए, देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से स्टार्ट टिल 1932, 3 हुई थी, ठीक है। इसमें सारे के सारे प्रॉब्लम क्या डिस्कस हुआ था, अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको भाई लंदन बुलाया गया था कि भाई हम इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो बहुत सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी बड़ी सी राउंड टेबल जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ बैठ के एक जो है ना कॉमन और जो है कंक्लूजन पे रीच करें, ठीक है। लेकिन एक कॉमन कंक्लूजन पे कोई रीच कर ही नहीं सका, प्रॉब्लम्स होते गए पर इस तरह से क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुई, एक बिग फेलियर, कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं निकला इससे। तो सिंपल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी, तो ये लंदन में हुई थी और 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। अगेन इसमें काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ हमें याद रखना चाहिए कि कितनी हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली एक्ट ऑफ इंडिया 1935 आ गया। अब वो कैसे आया, इतने सारे हमारे फेलियर्स जो भी हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाइयाँ चलती रहीं, फाइनली जो है ब्रिटिश ने क्या किया, अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए दिया, ठीक है। अब इसमें ही अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वार भी हुई थी बीच में, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 इसमें हुई थी 1939 से 1945 तक, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार थी। सेकेंड वर्ल्ड वार भी अगेंस्ट इन्हीं के दरमियान हुई थी, अलाइड पावर्स और सेंट्रल, लेकिन इसमें इस दफ़े जापान ने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है एक्ट ऑफ इंडिया 1935 की बात करते हैं। लेटर ऑन हम थोड़ा सा जो है वर्ल्ड वार 2 को डिस्कस करेंगे कि अब इनमें क्या पॉइंट्स दिए गए थे, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सके मुस्लिम्स और हिंदूज, तो अब खुद ही देना था। तो अब इसके साइलेंट फीचर्स क्या थे कि कंट्री वुड बी फेडरल, भाई फेडरल सिस्टम होगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि डार्ची सिस्टम को अबॉलिश होना चाहिए प्रोविंसेस में और सेंटर पे होने चाहिए, ठीक है। यानी जो डार्ची का सिस्टम था प्रोविंसेस वाला जो हमने बनाया था वो ख़त्म कर देना चाहिए, सारी जो चीज़ें हैं वो सेंटर पे होनी चाहिए। डार्ची सिस्टम अगर आपको भूल गया हो तो मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि 1919 में हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। डार्ची 2 हिस्सों में डिवाइड हुए थे, एक थे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स से, दूसरे रिजर्व सब्जेक्ट्स। इसमें हमने पढ़ा था कि भाई रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिफेंस और ये मिलिट्री वगैरह सारी आ जाती है, जिसकी पावर सेंटर को ही होगी। उसके अलावा जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स हैं लाइक एजुकेशन है, सिंपल हमारे कोई कल्चर से रिलेटेड हैं, तो उनको प्रोविंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो डार्ची सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो 14 पॉइंट्स में एक पॉइंट दिया गया था कि सिंध को सेपरेट किया जाए बॉम्बे से, तो वो फाइनली सेपरेट हुआ। ये भी एमसीक्यूज़ में आता है कि सिंध को कब एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था, वो था 1935। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस को एक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए ताकि जो भी उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं वो फ्रीली उस प्रोविंसेस में काम कर सकें, ठीक है, डिसीजंस ले सकें। और उन्होंने कहा कि अभी फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है, प्रोविजनल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। तो जैसा कि अभी 1935 के एक्ट में बताया गया कि इलेक्शन ज़रूरी हैं, तो भाई 1937 में इलेक्शंस हेल्ड हुए थे। नाउ ये 2 पार्टीज़ के दरमियान हुए थे, कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम देयर वाज लैक ऑफ अवेयरनेस
बिटवीन द मुस्लिम्स कि भाई वो मुस्लिम लीग को इनकरेज करें। बहुत सारे मुस्लिम्स स्टिल कांग्रेस का ही पार्ट थे, तो जब उन्हें इलेक्शंस की बात हुई तो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने वन किया। 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में किसकी जीत हुई थी? कांग्रेस की। और मुस्लिम ने क्या हुआ, वो फेलियर हुए, वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सके प्रोविंसेस में। अब मज़ा तो तब आया कि ये जब इलेक्शंस हुए और फाइनली कांग्रेस जीती तो उसका दिमाग ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हुआ? क्योंकि जब पास्ट का अगर हम देखते हैं सिस्टम, तो पास्ट सिस्टम में बहुत सालों तक एक मुस्लिम्स का क्या रहा है, कंट्रोल रहा था इंडियन पीपल पर, ठीक है। तो वो जो है जेलसी, वो एक हेटर जो था हिंदूज़ के दरमियान था। अब उन्होंने कहा फाइनली हमें मौका मिला है कि हम राज कर सकें मुस्लिम्स पे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेटर शो किया एंड दे शो रियली एन एग्रेसिव रिएक्शन। दे पुट सो मच हर्डल्स इन द प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम्स। हर किस्म के बुरे एफर्ट्स किए, मुस्लिम्स को जीना हराम कर दिया था, यानी अजान पे बैन कर दिया। मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी बात है। बैन ऑन स्लॉटरिंग ऑफ काव के स्लॉटर करने पे भाई मना कर दिया। एजुकेशनल पॉलिसीज़ ऐसे दी कि भाई मुस्लिम्स एजुकेटेड ना हो सकें, उनको जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो ना मिल सकें। और वंदे मातरम इंट्रोड्यूस कर दिया, भाई अपना ही एंथम कि भाई हम ही हैं, बस हिंदूज़ ही हैं। और स्लोगन लगाना शुरू कर दिया था कि भाई हमारे इंडिया में सिर्फ एक ब्रिटिशर्स हैं और एक हम हैं हिंदूज़, दैट्स इट। उन्होंने तो मुस्लिम्स को इग्नोर ही कर दिया। तो जुल्म की इंतहा होती गई। इस जुल्म की इंतहा के बाद मुस्लिम्स फाइनली रियलाइज़ कि भाई कांग्रेस हमारी सच्ची नहीं है हमारे साथ, और हिंदूज़ हमारा हिस्सा कभी नहीं हो सकते, वो हमसे सच्चे नहीं हो सकते। उन्होंने हम पे जुल्म की इंतहा की है। अब आता है डे ऑफ डेलिवरेंस, जो आया था 22 दिसंबर से 1939, जो भी मैंने वर्ल्ड वॉर की बात की थी, राइट। तो अब उसी का एक इसमें बैकग्राउंड आता है। डे ऑफ डेलिवरेंस क्या है? डे आज़ादी का एक हिसाब से ये डे मनाया गया था, कायदे आज़म ने मनाने को कहा था। तो ये क्यों मनाने को कहा था? क्योंकि हमारी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी 1939 से, तो अगेन इंग्लैंड उसका मेजर पार्ट था, ठीक है। जब ये ऑब्वियसली वार वगैरह होती है तो एट दैट टाइम काफ़ी लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। तो ब्रिटिश उस टाइम पे वीक था ना, दे नीड द सपोर्ट ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो उन्होंने भाई इंडियंस को क्या कहा कि भाई हमें सपोर्ट करो हम इस वार में। तो अब क्या किया, इंडिया इस बात का फ़ायदा उठाने लगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे वार में, लेकिन आप हमें क्या करोगे, इंडिपेंडेंस दोगे, हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें अलग करोगे इंडिया को, ठीक है। तो ब्रिटिश ने ये बात एक्सेप्ट ही नहीं की, ठीक है, हज़म नहीं की। तो इसमें कांग्रेस वालों ने काफ़ी एग्रेसिव रिएक्शन शो किया। उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी उनकी मेजर अथॉरिटीज़ थी, जो भी उनकी मेजर डेजिग्नेशंस थी, उन सब ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया गुस्से में कि भाई हम ये मिनिस्ट्रीज़ नहीं संभाल रहे। तो भाई सब ने जब रिज़ाइन कर दिया तो ये दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था। जिन्हों ने बहुत कहा कि ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो हम पे अज़ाब इन लोगों ने किया था 2 साल, आज हमें उस अज़ाब से आज़ादी मिल गई। तो इसलिए 22 दिसंबर 1939 जिस दिन रिज़ाइन किया गया था, मुस्लिम्स उसको डे ऑफ डेलिवरेंस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें आज़ादी मिली थी उस जुल्म और ज़्यादती से। अब आते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940। बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट कहलाता है हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जहां एक्चुअली हम बोलते हैं कि पाकिस्तान का एक्चुअल रेजोल्यूशन पास हुआ था। अब यहाँ पे हुआ क्या था, बेसिकली लाहौर रेजोल्यूशन एक एनुअल सेशन था। जैसे मुस्लिम लीग का हमेशा सेशंस होते हैं ना टाइम टू टाइम ईयरली बेसिस पे, तो उनका एनुअल सेशन था मिंटो पार्क में, ठीक है। तो मिंटो पार्क में AK फ़ज़ल हक ने क्या किया था, वो जो भी है डिलीवर कर रहे थे स्पीच वगैरह, ठीक है। तो मौलवी फ़ज़ल हक ने रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई फाइनली कि हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए मुस्लिम्स के लिए ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। अब ये टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था जहाँ एक क्लियर सेशन में ये कहा गया कि भाई हम कोई मिनॉरिटी नहीं हैं, हम मेजॉरिटी हैं और हम एक अलग से होमलैंड बना सकते हैं। पहले तो स्ट्रगल चलते थे भाई हमें एक ऑटोनॉमी मिले, पहले हम कहते थे कि भाई हमें सेपरेट इलेक्शंस मिले। एट दिस पॉइंट दे फाइनली सेट कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, ठीक है। इसके अगर रिएक्शंस देखें तो हिंदूज़ ने इसको काफ़ी डीमोटिवेट किया था और उन्होंने कहा था कि ये फ़जूल सी मूवमेंट स्टार्ट की है इन्होंने, ठीक है। और
बहुत मजाक उड़ाया, बहरहाल डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने भी मजाक उड़ाया इस मूवमेंट का, लेकिन इससे पाकिस्तान के जो लोग थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए। ठीक है, उनको एक मोटिवेशन मिली कि फ़ाइनली अब हमें डायरेक्शन मिल चुकी है कि हमें क्या करना है, अब हमें कोई फ़ाइट नहीं करनी इलेक्शंस की, ब्ला ब्ला, नाउ वी हैव टू फाइट फॉर सेपरेट होमलैंड। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 आया। अब एक्चुअली ये क्या था, अगेन क्रिप्स जो बंदा था, ठीक है, उसने क्यों ये किया, टू कीप बेसिकली इंडियन पीपल लॉयल टू द ब्रिटिश ना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश वार चल रही थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्रिप्स ने एक वादा पहले तो किया कि भाई आप जो हैं हम लोग को सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि वार चल रही है, और उन्होंने कहा था कि भाई आप हमें सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह आफ्टर 1945 जिस तरह से मतलब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होती है, अब उन्हें पता तो नहीं था 1945 में होगी, लेकिन जैसे ही ख़त्म होगी उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शंस रखवाएंगे आपके। ठीक है, अब इन्होंने इस क्रिप्स मिशन में कुछ पॉइंट्स रखे थे। पॉइंट्स क्या रखे थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, राइट, अगेन क्योंकि अभी रिज़ाइन हो चुकी थी मिनिस्ट्रीज़, ऑब्वियसली अब अगेन हमें थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना था, तो क्रिप्स मिशन आया था कि भाई न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, रॉयल स्टेट्स को पावर मिलेगी, प्रोविजनल असेंबलीज़ वगैरह बनेंगी। उन्होंने कहा था डोमिनियन स्टेटस मिलेगा इंडिया को। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, डोमिनियन स्टेटस का मकसद था कि भाई वैसे तो ब्रिटिश के अंडर ही होगा, लेकिन एक प्रॉपर स्टेटस मिलेगा जिससे उसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी मिलेगी। एक्सटर्नल ऑटोनॉमी इन अ सेंस कि भाई वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्ल्ड लेवल पे है उनके साथ ईजिली अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, एक पीस इन्वायरमेंट क्रिएट सकते हैं, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, यानी उन्हें रिस्ट्रिक्शंस नहीं उन पे इम्पोज की जाएंगी। तो उन्होंने अगेन कहा था कि डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वो ब्रिटिश को ही होगी। ठीक है, तो ये इनके मेन पॉइंट्स थे। तो उन्होंने कहा था कि या तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे या इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करोगे। तो अगेन भाई मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आई और इंडियंस ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंडियंस को लगा कि भाई इनडायरेक्टली तो ये तो मुस्लिम्स को सपोर्ट करें, आगे जाके मुस्लिम्स ऐसा नहीं अलग अपनी स्टेट बनाए, हमेशा उनको ये ख़तरा रहता था। सो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ था कि गांधी ने क्लियरली क्रिटिसाइज़ किया था इस मिशन को और कहा था कि इट्स एन आउटडेटेड जैक, यानी ऐसा जिसका कोई काम नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ था कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। अच्छा, अगर 1942 ही की बात करें तो इसमें एक तो क्रिप्स मिशन के बाद क्या आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी और ये प्योरली कांग्रेस के एफर्ट्स थे। ये इसमें बेसिकली उन्होंने प्रेशराइज़ किया था ब्रिटिश को वर्ल्ड वार 2 में। अब उनका यही था कि भाई ब्रिटिश तो कमज़ोर है, अब हम उन पर प्रेशराइज़ डालते हैं कि भाई किस तरह से हमें अलग कर दो, ठीक है, इंडिया को। तो उन्होंने प्रेशराइज़ करने के लिए कोई इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी, स्ट्राइक्स की, बहुत सारे हंगामे करने स्टार्ट कर दिए कि भाई जाओ जाओ इंडिया से जाओ, ठीक है। लेकिन कायदे आज़म ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। कायदे आज़म ने कहा था कि भाई आपने दूर ही रहना है, ठीक है। तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट के नतीजे में गांधी को अरेस्ट भी किया गया था और फिर 1944 में उसे अगेन रिलीज़ किया गया था। तो ये काफ़ी पॉइंट्स हुए थे वर्ल्ड वार की वजह से भी। अब फाइनली क्या हुआ था, गांधी जिना टॉक्स हुई थी 1944 में, जब गांधी रिलीज़ हुआ ना, तो उन्होंने आपस में काफ़ी सारे 21 लेटर्स आपस में लिखे थे, बहुत सारे, ठीक है। अब उनका मसला मुद्दा ये था कि गांधी कहता था कि भाई कोई टू नेशन थ्योरी नहीं बनता, एक ही होने चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, यूनाइटेड इंडिया ना। वाइल द कायदे आज़म फोकस वॉज नो भाई, वी वांट सेपरेशन, हमें भाई अलग एक वो चाहिए, ठीक है, स्टेट। अब इस तरह की ये पार्टीशन, एक बंदा बोला पार्टीशन होनी चाहिए, दूसरा कह रहा नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से 21 लेटर्स लिखे गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे फेल गए। तो ये गांधी जिन्ना टॉक्स कम्प्लीटली अ फेलियर था। एंड नाउ आफ्टर दैट फाइनली शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में। अब जब वर्ल्ड वार एंड हुई ये तब हुई थी, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड वार एंड हुई थी, वर्ल्ड वार का हमें पता है कि जापान एंड जर्मनी ने लूज़ किया था, और जापान पे तो भाई एटम बम भी फेंके गए थे। तो आज तक हमें पता है कि नागासाकी और हिरोशिमा में किस तरह की तबाही हुई थी, इवन आज तक उसके इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं उन लोगों में। तो ये कम्प्लीटली एक बड़ा डिज़ास्टर था जापान के लिए। तो बहरहाल लूज़ किया था इन्होंने। तो अब क्या हुआ, ठीक है, ब्रिटिश ने काफ़ी वो प्रॉब्लम्स फेस किए, डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह करते हैं कि अभी इलेक्शंस रखवाने हैं,
क्योंकि हमें पता था कि उन्होंने वादा किया था कि भाई वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद हम इलेक्शंस रखेंगे। तो इलेक्शंस रखने के लिए उन्होंने कहा कि पहले एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है, एक डेलीगेशन मंगवाते हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, ठीक है, वो बैठ के एक जो है डिसाइड करते हैं कि क्या करना है आगे, ठीक है। टू डिस्कस द वर्किंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ दिस इंटरिम सेटअप, लॉर्ड वेवल इन्वाइटेड अ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज टू शिमला इन June 1945. Everyone agreed to the principle of having a council. However, the discussion came on a standstill on a point of nominations. The main issue was the nomination of Muslim members. अब यहाँ पे जब इलेक्शंस की बात हुई तो एक इम्पॉर्टेंट इशू था, वो कौन सा था? मुस्लिम्स की नॉमिनेशन। अब मुस्लिम वॉज क्लेमिंग कि भाई ऑल मुस्लिम मेंबर्स जो भी हैं वो नॉमिनेट हमें खुद करने चाहिए, क्योंकि भाई पॉइंट तो सही है, मुस्लिम्स है तो मुस्लिम लीग को करने चाहिए ना नॉमिनेट। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का ये पॉइंट था कि नहीं, हमारे कांग्रेस जो है उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं, तो राइट बनता है कि मुस्लिम के कुछ मेंबर्स को हम नॉमिनेट करें, ठीक है। मुस्लिम लीग वॉज इन एन ऑकवर्ड पोजीशन बिकॉज इट कैन नॉट क्लेम दैट दे रिप्रेजेंट हिंदूज एज वेल। ज़ाहिर बात है, मुस्लिम तो नहीं कह सकते थे कि हम भी हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग में तो प्योरली मुस्लिम्स थे, बट कांग्रेस में ऑब्वियसली दे वर मुस्लिम्स एंड कांग्रेस के हिंदूज एज वेल। तो भाई ये डिस्प्यूट इस तरह से चलता रहा। फाइनली ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई, क्योंकि इसमें कोई जो है ना आउटकम अचीव नहीं हो सका। अब इसमें बेसिकली सीट्स का ही मसला था कि सीट्स का हमने कहा था कि भाई 6 कांग्रेस की सीट होंगी, ठीक है, तो वो कांग्रेस ही से सारी नॉमिनेट करेगी। मसला आया था जो 5 मुस्लिम सीट्स थी उस पर मसला आया था कि भाई एक सीट कांग्रेस खुद अनाउंस करेगी, ठीक है, बाकी 4 मुस्लिम लीग वाले। तो लड़ाई इस बात की थी कि क्यों भाई, मुस्लिम्स कह रहे थे भाई मुस्लिम्स की सीट है तो मुस्लिम लीग को ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो फाइनली आफ्टर दैट ये सेकेंड इलेक्शंस हुए, पहले वाले हमारे इलेक्शंस हुए थे जिसमें बैडली हमारी जो है मुस्लिम लीग हार गई थी। अगेन अब जब ये हुई 1945 टू 46 में, जैसा कि लेबर पार्टी भी जो है उसने विन किया, ठीक है, उसके बाद हमारे इलेक्शंस होने थे। तो अब फाइनली क्या हुआ, ये एक अच्छा पॉइंट था जिसमें क्या हुआ, फाइनली मुस्लिम लीग्स ने विन किया। मुस्लिम लीग्स ने तकरीबन 100% जो है ना विक्ट्री हासिल की थी। और जो प्रोविंसेस की अगर बात की जाए तो टोटल 87% जो है टोटल मुस्लिम सीट्स में से उनको ये सीट्स मिली थी, ठीक है, कितनी, 87%। ना ये बहुत बड़ी बात है। और तकरीबन कहते हैं ना 8 सीट्स, अगर हम प्रोविजनल इलेक्शन की बात करते हैं तो 8 प्रोविंसेस में 11 प्रोविंसेस में से मुस्लिम लीग ने विन किया था। तो फाइनली वो जीत गए और फाइनली ये प्रूव हुआ कि भाई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, प्योरली मुस्लिम लीग है। इसके बाद फाइनली कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन क्यों आया था, पता चल गया इलेक्शंस के बाद कि हाँ भाई मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग ही है, ठीक है, कोई हिंदूज़ नहीं उनको जो है रिप्रेजेंट करते और हिंदूज़ अलग हैं, ठीक है। अब उनको ये पता चल गया कि भाई अब तो पार्टीशन ही होगी, मुश्किल है कि भाई इन दोनों को यूनाइट किया जाए। लेकिन कैबिनेट मिशन इज़ बेसिकली अ लास्ट ट्राई टू कीप इंडिया यूनाइटेड। एक लास्ट एफर्ट उन्होंने यूज़ किया कि भला ट्राई करते हैं भला कि थोड़ा बहुत ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जिसमें अभी यूनाइट हिंदूज़ और मुस्लिम यूनाइटेड ही हों, ठीक है, और अलग ना हो। तो फिर इस पर्पज़ के लिए 3 मेंबर्स जो थे, एक था कैबिनेट का स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा अलेक्जेंडर और तीसरा था पैथिक लॉरेंस, ठीक है। अब इनको कहाँ भेजा गया था, इंडिया में। अब इंडिया में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, ठीक है, मिशन अपना जो है किसको बताया, मुस्लिम्स और हिंदूज़ को, कि भाई क्या है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बिठाया और कहा कि भाई ऐसा करते हैं, ठीक है, जो इंडिया की टेरिटरी है ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसका मेजर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ध्यान से रखिएगा। 3 जो हैं पार्ट्स होंगे एक ब्रिटिश इंडिया की, यानी ब्रिटिश इंडिया एक हिस्सा नहीं है, एक कंप्लीट कंट्री भी नहीं, क्या 3 हिस्सों में डिवाइड होगा एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं 3 हिस्सों में डिवाइड होंगी। एक ए है, पार्ट ए, वो क्या होगा, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ ऑफ वेस्ट, यानी ईस्ट वेस्ट हमारा होता है, ठीक है। तो वेस्ट क्या कहलाता है हमारा, अब लोग को पता है कि होता है मशरक़ी, दूसरा मगरबी, तो वेस्ट मगरबी यानी मगरबी साइड पे जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थी उसका एक अलग पार्ट होगा, ठीक है, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया जाएगा। बी, दूसरे में क्या था, हिंदू मेजॉरिटी के जो भी एरियाज़ थे सेंट्रल इंडिया में,
ठीक है। जो बीच का एरिया है जिसमें सारी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ थे वो बी पार्ट बनेगा, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगी। और तीसरा सी, जिसमें ईस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ आते थे, क्योंकि मुस्लिम्स भाई मशरक़ी और मगरबी दोनों हिस्सों में बटे हुए थे। ठीक है, तो ये इन्होंने प्लान दिया। और दूसरा इन्होंने कहा कि ये प्लान चलेगा 10 सालों तक। कितने सालों तक? आफ्टर 10 ईयर्स। और 10 ईयर्स के बाद उन्होंने कहा कि अगर इफ़ एनी प्रोवेंस इज़ विलिंग, यानी कोई प्रोवेंस को समझ नहीं आ रहा, तो वो उसके पास इतनी पावर होगी कि वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो पहले मुस्लिम्स ने तो इसको एग्री किया, क्योंकि मुस्लिम्स ने कहा कि भाई क्यों 10 साल इन्होंने दिए हैं, तो 10 साल बाद चलो 10 साल हम बर्दाश्त करके बाद में हम सारे जो भी हमारे मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं हम सब मिलके बोल देंगे कि भाई हमें अलग रहना है, तो हमारी एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हिंदूज़ ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। ऑब्वियसली क्यों किया? क्योंकि हिंदूज़ को हमेशा यही होता है कि भाई कहीं मुसलमान अलग ना हो जाएं। तो उन्होंने ये स्ट्रगल स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई जो है हम नहीं ये बात मानेंगे। ठीक है, एक दफ़ा आप लोग हमें सेपरेट करें इंडिया को, फिर हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, फिर हम ये प्रोविंसेस की आज़ादी, आपके ये पॉइंट्स नहीं मानेंगे। तो इस तरह अगेन कैबिनेट मिशन भी हार गया। तो अब कोई नतीजा नहीं बचा था। अब फाइनली क्या करना था? ऑब्वियसली अलग करना था। ठीक है, अब ये डायरेक्ट एक्शन डे, ये कौन सा डे है? 16 अगस्त 1946 में मनाया गया। अब ये क्या है? आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान एंड रूड एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस, जिन्ना एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड दैट देयर वाज नीड टू टेक द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान टू द नेक्स्ट लेवल। जिन्ना stated that now it's our turn to hold the pistol and dictate our terms. So it was declared that on 16 August 1946, a direct action day would be conducted by Muslim League across subcontinent, in which all Muslims, whether they live, would come out on streets to protest. फाइनल उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और कह दिया कि भाई अब हमें सेपरेट ही पाकिस्तान, एक होमलैंड चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि अब बंदूक की नोक पे जैसे भाई स्ट्रीट्स पे आ जाना है और फाइनली इसके लिए अगेंस्ट हमें एक्शन लेना है। अब पाकिस्तान का स्ट्रगल बातों से नहीं होना, नो मोर बातचीत, नो मोर एनी मीटिंग्स। अब हमें क्या करना है? डायरेक्टली निकल जाना है, फाइट करना है, स्ट्रगल करना है। तो इसे हम डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। फाइनली इन सब पॉइंट्स के बाद 3 जून प्लान आया 1947 और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी फाइनली हमारी सेपरेट इंडिया सेपरेट हुआ और पाकिस्तान और इंडिया एक सेपरेट बन गया स्टेट। माशाल्लाह से पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद। तो 3 जून प्लान किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन, जो हमारा लास्ट वाइसराय है, क्योंकि उसके बाद तो कोई वाइसराय आना ही नहीं था, क्योंकि अब तो हम सेपरेट करने वाले थे इंडिया और पाकिस्तान को। ठीक है, तो फाइनली कॉलोनाइजेशन पीरियड भी एंड हो रहा था ब्रिटिश का, जो भी डिफरेंट उसकी कॉलोनाइजेशंस के थी वो सारी हर जगह पे उसके पीरियड ख़त्म हो रहे थे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा कि एक डिवीज़न होगी फाइनली सब कॉन्टिनेंट की। अब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश विल गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिलेगी? 15 अगस्त पे। अब उन्होंने कहा कि भाई शाही जिरगा जो है बलूचिस्तान का, वो उसका नसीब डिसाइड करेगा। ठीक है, जो शाही जिरगा कहेगा कि पाकिस्तान से जुड़ना है या इंडिया से जुड़ना है, उस पे हम चलेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा NWFP का जो नसीब है वो कौन डिसाइड करेगा? रेफरेंडम। ठीक है, यानी डायरेक्ट वोट के थ्रू होगा ये चीज़, और सिंध असेंबली खुद ही सिंध डिसाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि बाकी जो प्रोविंसेस हैं पंजाब और बांग्लादेश, क्योंकि उसमें क्या था? मिक्स पॉपुलेशन थी, हिंदूज़ की भी थी, मुस्लिम्स की भी थी। तो उन्होंने कहा इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? लेटर ऑन प्रॉपर प्लान बनाया जाएगा जिसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगी, और जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हैं यानी हिंदूज़ की जहाँ पे ज़्यादा अक्सरियत है उनको फिर इंडिया में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो उन्होंने कहा कि बाउंड्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ेगी, वो किसको चेयरमैन बनाया जाएगा? रेड क्लिफ को। लेटर हमने बताया कि रेड क्लिफ लाइन बनती है। तो इस तरह से फाइनली 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी मिली। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है पोस्ट पार्टीशन यानी 1947 में इसके स्टार्टिंग इश्यूज़ से पढ़ते जाएंगे, और कि कितने कॉन्स्टिट्यूशंस थे और कितनी जो है सेंसेस आ चुकी हैं, कितनी गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, उनके क्या इश्यूज़ थे, प्रॉपर्ली हम इनको पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, कमेंट करें, शेयर इट विद अदर पीपल एंड काइंडली सपोर्ट मी एज़ वेल। अल्लाह हाफ़िज़।